92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम। ये तो आप मानेंगे ना कि हमारी जिंदगी में एक खास जगह है हिंदी फिल्मों की। पर्दे पे वो लम्हा उन सितारों के साथ जीना, हंसना, रोना, गुनगुनाना, ये है एक पहलू इस रंगीन दुनिया का। पर उन रंगीन तस्वीरों के पीछे छुपे हैं कई लोग और उनकी कई कहानियां। एक कलाकार की जिंदगी की किताब के पन्नों में शामिल हैं वो पल जिन्हें वो याद करते हुए बहुत सारी भावनाओं से गुजरते हैं। कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो कभी रो भी देते हैं। नाकामयाबी से सीखते हैं और कामयाबी का जश्न मनाते हैं। उन बेहतरीन कलाकारों से रूबरू होके उनकी ही जुबानी उनकी जिंदगी के कई अनछुए पहलू, अनकहे पन्नों को जानेंगे इस नए शो पर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। एक फिल्म की नींव है एक सोच। उस सोच को कहानी से स्क्रीन प्ले, फिर स्क्रीन प्ले से डायलॉग्स तक बखूबी बांधता है एक राइटर। और अगर गानों में से शब्द गायब कर दे तो वो बस एक धुन रह जाएगी। कभी सोचा है शोले में से अगर ये डायलॉग गायब कर दे कितने आदमी थे? या फिर कल हो ना हो गाने से लफ्ज गायब हो जाए तो वो सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर बन के रह जाता। यानी कि एक राइटर और लिरिसिस्ट फिल्मों का एक अहम हिस्सा होता है। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं वो शब्दों के जादूगर, बल्कि प्यार से इन्हें जादू ही कहते हैं। सोच को कहानी में ढालना और लफ्जों को गानों में पिरोना कोई इनसे सीखे। इनके रोमांस भरे गीत हो या फिर दमदार डायलॉग्स हो, बातचीत हो या मजाक हो, शब्दों से खेलना कोई इनसे सीखे। I'm truly privileged to introduce the man with the gift of words and beautiful thoughts, जावेद अख्तर। तो जावेद जी, आप एक फ्रीडम फाइटर, एक कम्युनिस्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ आपके घर में शेर और शायरी का माहौल भी था। टू वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उसके बीच उभर के आया एक नौजवान शायर, एक लेखक। ये कैसे हुआ? नहीं, शायद ये इतने डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी नहीं हैं, इसलिए कि आज़ादी से पहले का जो दौर था, जब आज़ादी के लिए हिंदुस्तानी जंग कर रहा था, तो बहुत से लोगों ने बहुत शायरी मुल्क की आज़ादी के बारे में की है, इस जद्दोजहद के बारे में की है। और गीत लिखे गए हैं आज़ादी के, जो सत्याग्रही होते थे, जो सुबह निकलते थे जुलूस लेकर, जो शाम को दिए लेकर चलते थे, तो उन गीतों को गाते थे। तो दरअसल कोई भी जो मोमेंट है वो हमेशा अपने गीत और अपनी नज़में और अपनी शायरी ढूंढ लेता है। तो मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर जनरेशन से राइटर्स और शायरी थे। मेरी तो 7-8 पीढ़ियाँ जो हैं वो सिर्फ राइटर्स की हैं और नॉन राइटर्स की हैं। उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट से भी इन्वॉल्व थे। कुछ कम्युनिस्ट थे और कुछ कांग्रेस में थे। आपके फादर कम्युनिस्ट थे? जी हाँ, जी हाँ। और मेरे जो मामू थे वो कांग्रेस पार्टी के थे और 23 साल की उम्र में वो यंगेस्ट मेंबर थे कांग्रेस सेंट्रल कमेटी के। तकरीबन 10 बरस तो जेल में रहे, कभी 2 बरस, कभी 3 बरस, कभी 1 बरस। लेकिन जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है या पूरी समाज की समझ आती है, वो तो आपको बहुत जल्दी भी आए तो टीनेज में ही आएगी। सो जावेद जी, एक 50 रुपए के क्लैप बॉय से असिस्टेंट डायरेक्टर, ओकेशनल डायलॉग राइटर और फिर फुल फ्लेजेड स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारी डिफिकल्टीज का ये सफर, उन पन्नों को हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कि आदमी को अपनी कामयाबियों पे और अपनी दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए, वैसे अपनी नाकामियों और अपनी गरीबी पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ख़ास तौर से जब उस स्टेज से गुजर जाते हैं और ज़िंदगी में किसी ठीक ठाक जगह पहुंच जाते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, बड़े घमंड से बताते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। लेकिन उसमें इतना कोई उसको अपने दुख जो है उन्हें मेडल बना के आदमी सीने पे लगाए, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। उस ज़माने में इतना आसान नहीं था क्योंकि सिर्फ फिल्में थी और वो भी एक ख़ास तरह की फिल्में। तो आप आए तो या तो आपको वहाँ काम मिल गया है, वरना फिर कुछ भी नहीं। ये तो हमने जाना कि जावेद जी ने इस लंबे सफर को कैसे तय किया
पर अब जानेंगे सलीम जावेद का सफर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के पहले मेहमान शब्दों के गुरु जावेद अख्तर। जावेद जी, सलीम जावेद दो इंसान थे, पर काम एकजुट होके ऐसे करते थे कि लगता था कि एक आदमी हो। दो इंसान के लिए सेम वेवलेंथ पे सोचना और फिर उसे एक ही ढांचे में ढालना, अनगिनत हिट पे हिट देना, कैसे करते थे आप लोग? देखिए, दो आदमी जब साथ काम करे, अगर वो बिल्कुल एक जैसे है तो उन्हें साथ नहीं काम करना चाहिए, इसलिए कि फिर दो की जरूरत क्या है। और अगर वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है तो भी साथ काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो फिर साथ कैसे काम करेंगे, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टनरशिप में खूबी थी जब तक रही हो। 11 बरस तक हमने साथ में काम किया, कुछ 18-19 फिल्में लिखी पर, और उनमें से ज्यादातर 1-2 के अलावा सब कामयाबी सभी हिट थे। जी हाँ। आपने एक मिडिल क्लास नौजवान के स्ट्रगल्स, आइडियल्स को आपके फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया एज द एंग्री यंग मैन। देखिए, इसके ऊपर जो है बहुत लिखा गया है और बड़ी बड़ी थीसिस हुई हैं, और वो फ्रांस में भी, अमेरिका में भी, अच्छा। दूसरी जगहों पे। जी हाँ, बहुत कुछ इस पे लिखा है उन्होंने कि इन कहानियों के या इस कैरेक्टर के क्या सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एक्सप्लेनेशंस क्या हैं ये। लेकिन भाई, हम लोग तो जब काम कर रहे हैं हमें ये सब तो पता नहीं था। अच्छा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी कहानियां हैं। जहाँ तक जंजीर, जो हमारी पहली एंग्री यंग मैन फिल्म आप कहेंगी, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो तो सलीम साहब की सोच था, लेकिन अच्छा है कि हमें नहीं पता था। उसकी वजह यह है कि हमने कोई जानबूझ के ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि हम उस समाज का हिस्सा थे, तो जो समाज सोच रहा था वही हम भी सोच रहे थे। जावेद जी, आपने जिस तरह से एंग्री यंग मैन को इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरह से आपकी फिल्मों में एक विलन के किरदार को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। हर एक किरदार में कुछ खूबी थी। मुझे ऐसा लगता है कि इन विलन्स में, देखिए, वैसे तो बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है। एक तो ये लचर नहीं है, इनको कोई रेप या मॉलेस्टेशन या इस तरह की कोई बातें पसंद नहीं है, ना उनके पास समय है। दूसरे ये कि पावरफुल लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चे म्यूजियम में जाते हैं ना, तो वो जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं, बच्चे भागते हैं सबसे पहले डेंजरस एनिमल्स को देखें। तो आपके फेवरेट विलन कौन थे? अब कह नहीं सकते फेवरेट विलन, लेकिन हमारे जो 2-3 विलन बहुत अप्रिशिएट हुए हैं, तो वो थे, एक तो एक गब्बर और एक मोगेम्बो। आप शायद एक दूसरे के साथ इतना समय बिताते थे जितना शायद आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं बिताते होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड सेपरेशन, और सलीम जावेद अलग हो गए। प्रोफेशनली शायद आपने खुद को संभाल भी लिया था, पर इमोशनली आपके लिए कितना मुश्किल था? अब देखिए, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है जनाब, कुछ मिलता है, कुछ खो जाता है, और पीछे जो चला जाए उसमें बजाय इसके कि हम उसका गम करते रहें, या उसमें अच्छा क्या था, उस पल में खूबसूरती क्या थी, उसे याद करके खुश हो, तो भूल जाना चाहिए। एक बॉल जो दिखाई नहीं दे रही वो लेके चल रहे हैं हम, और वो इनविजिबल बॉल एक दूसरे को पास करते हुए आगे जा रहे हैं, तो मुश्किल काम है ये। वही तो। हाँ, बहरहाल जब तक हमने किया तब तक तो अच्छा ही किया, और जब ऐसा लगा कि अब शायद अच्छा नहीं होगा तो नहीं किया। हमने जाना जावेद जी के जिंदगी का सलीम जावेद का पन्ना। अब आगे पलटेंगे द लेजेंडरी लिरिसिस्ट जावेद अख्तर का पन्ना। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के पहले मेहमान शब्दों के गुरु जावेद अख्तर। जावेद जी, फिल्मों के गाने लिखते हुए रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, सिचुएशंस, एक्टर की मांग, डायरेक्टर की सोच, और आजकल तो म्यूजिक कंपनीज का इंटरफेरेंस भी रहता है। तो एक लिरिसिस्ट के लिए क्या वर्किंग कंडीशंस होती है? जैसे मैं अपनी पोएम लिखता हूँ या अपनी गज़ल लिखता हूँ, वैसे तो नहीं करते हम काम, इसलिए कि हमको एक सिचुएशन दी जाती है कि ये सिचुएशन इस पे आपको लिखना है, फिर एक ट्यून दी जाती है, ये ट्यून है जिस पर लिखना है। फिल्म का क्या मिजाज है जी, वो फिल्म में क्या है कि हीरो जो है पढ़ा लिखा नहीं है,
या वो गांव का है, या वो स्ट्रीट अर्चन है, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, पता नहीं क्या है। वही बात जो कैरेक्टर है वो कैसे कहेगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये कैरेक्टर तो ऐसा नहीं गाएगा, ये इसके तो शब्द अलग तरह के होंगे। तो इन तमाम बातों का ध्यान करके रखना होगा। फिर एक डायरेक्टर होता है उस पिक्चर का, वो उसके माइंड में कुछ इमेजेस हैं, वो कुछ चाहता है। अगर समझदार है तो आप उसकी बात भी गौर से सुनिए, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है। एक म्यूज़िक डायरेक्टर वो कह सकता है कि आपका एक शब्द बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखिए ट्यून में ज़रा फंस रहा है, वो गाने में सिंगर को प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ तो उसे सांस लेनी है, तो कैसे वर्ड, तो आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं एक दूसरे की सुनने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि कोई जो है वो इसलिए बस हर बात में टांग अड़ा रहा है कि वो समझता है कि उसका अधिकार है, उसे हक है, वो तो भाई बड़ा आदमी है और वो जो चाहे कहे, और वो सब मैं जो कहूँगा वही होगा, तो फिर ऐसे लोगों से मेरा तो काम हो नहीं पाता। आप राज्यसभा के मेंबर हैं और आपने वो कर दिखाया जो सालों से हमारे कुछ सीनियर्स नहीं कर पाए। आपने कॉपीराइट बिल फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री पास करवाया। देखिए, वो एक कोई मेरा पर्सनल अचीवमेंट तो नहीं है। बहुत कम होता है कि कोई बिल दोनों हाउसेस से यूनानिमसली पास हो। तो ये जो हमारे यहाँ संगीतकार हैं, गीतकार हैं, सिंगर्स हैं, इनकी जो समस्याएं हैं और ये जिस तरह से एक्सप्लॉइट होते आए हैं, इसके खिलाफ सभी के दिल में दर्द था। और उसके बाद हमने इस बात को सरकार तक पहुंचाया, सरकार ने इस बात को समझा। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले, सोनिया गांधी जी से भी मिले, कपिल सिब्बल साहब जो उस वक्त HRD के मिनिस्टर थे, कॉपीराइट जिनके अंडर में आता था, उनसे भी मिले, और तीनों ने इस बात को बहुत हमदर्दी से सुना और मदद का हमें वादा किया। तो एक बिल बनना शुरू हुआ कि जो इस तरह का कानून लाने के लिए कि जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स के अधिकार उनसे छीने ना जा सकें, उनका प्रोटेक्शन होगा। तो मैं तो कहूँगा कि हम लोगों को, तमाम कलाकारों को पूरी पार्लियामेंट का एहसान मानना चाहिए, हुकूमत का कि वो ऐसा कानून लाई, और ऑपोजिशन का कि उसने पूरी मदद। हमने जावेद जी की जिंदगी के बहुत सारे पन्ने पलटे। अब जानेंगे उनका एक ह्यूमरस साइड। 92.7 बिग FM पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के पहले मेहमान शब्दों के गुरु जावेद अख्तर। चलिए जावेद जी, हमने आपके जिंदगी के बहुत सीरियस पन्ने पलटे। अब आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने आप हमारे साथ शेयर करें जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। मैं आपको एक डायलॉग बताती हूँ, किसी फिल्म का नहीं है पर मैंने कहीं सुना है। डार्लिंग, फिल्म लिखी तो बहुत अच्छी है पर इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, पहले कभी आई नहीं है। वो किस्सा याद है आपको? ये सही है, ये सच्चा वाकया है। जब मैं नया नया राइटर बना था तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम इस समय मेरे ध्यान में, छोटे थे प्रोड्यूसर थे बेचारे, उन्होंने ही वक्त दे दिया था मुझे कहानी सुनाई। तो मैंने जब उन्हें कहानी सुनाई, बड़े गौर से सुनी उन्होंने, फिर चुपचाप बैठे सोचते लगे। तो मैंने उनसे पूछा, जी क्या बात है, कैसी लगी आपको? कह रहे कि डार्लिंग कहानी तो तेरी बहुत अच्छी है लेकिन इसमें एक रिस्क है। तो मैंने पूछा क्या रिस्क है? कह रहे ये मैं सोच रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा मेरे, ये कहानी अभी तक किसी पिक्चर में आई नहीं है। तो ये उन्हें रिस्की लग रहा था। एक इंसिडेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोगों ने रातों रात एक फिल्म रिलीज होने के पहले आपने सारे शहर के होर्डिंग्स पे सलीम जावेद का नाम पेंट करवाया था। जी हाँ, उस जमाने में तो होता नहीं था, बेचारे राइटर का नाम बैनर्स पे और होर्डिंग पे देते नहीं थे। हमने प्रोड्यूसर से कहा क्यों भाई, आप हमने इतना अच्छा काम किया है और तो आप हमारे सबका नाम देते हैं, आप राइटर का? कह जी राइटर का नाम नहीं दिया जाता है। तो हमने कहा अच्छा हम खुद ही दे देंगे। तो हमने क्या किया कि तो जीपे ली और कुछ आदमी लिए, उनसे कहा कि जाके पेंट कर दो, जितने पोस्टर लगे हैं बॉम्बे में सबके ऊपर लिख दो रिटन बाय सलीम जावेद। आपने इनके अनगिनत लिखे गानों को सराहा, पर अब जानिए जावेद अख्तर, एक दोस्त, एक पति और एक पिता को। 92.7 बिग FM पर मैं हूँ मधुरिमा निगम, आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। जावेद अख्तर
एक दोस्त, एक पति और पिता, ये पन्ना अब पलटते हैं। जावेद जी, आप एक सक्सेसफुल राइटर थे और आपकी पहली पत्नी हनी ईरानी जी भी लिखती थी। फिर शबाना जी तो सभी जानते हैं, इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है। तो कभी आपको किसी तरह की कोई मेल इनसिक्योरिटी? दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश तभी रह सकते हैं जब उन दोनों को इस बात का एहसास हो कि दूसरा भी इंसान है और दूसरे का भी जिंदगी पे उतना ही अधिकार है जितना मेरा। ये प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकता है, कामयाब फीमेल में भी हो सकता है कि वो ये सोचे कि मैं तो एक बड़ी कामयाब औरत हूँ, तो ये जो हस्बैंड है मेरा, ये तो इसका तो दुनिया में इतना नाम नहीं है, तो अब इसे जो है बस मेरे लिए जीना चाहिए और मेरी चार तरफ घूमना चाहिए। ये दोनों में हो, ये खराबी कामयाबी में ज़्यादा होती है, लेकिन आमतौर से ये प्रॉब्लम मर्दों का है। ये प्रॉब्लम जो है गलत है। हम जब तक अपने साथी की, अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं है, इज्जत भी जरूर। और जब तक हम उसे उतना ही इंसान नहीं समझें जितना अपने आप को समझते हैं, और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ज़िंदगी पे उसका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, तब तक वो रिश्ता खुशी का रिश्ता तो नहीं होता। शबाना आज़मी और आप एक आइडियल, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और सुखी कपल। इस इंडस्ट्री में सुखी रहना इज अ चैलेंज। वेल, मैं तो कहती हूँ मैरिज इटसेल्फ इज अ चैलेंज, बट आप दोनों ने इतनी खूबसूरती से और इतनी डिग्निटी से इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। क्या राज है? यहाँ मैं तो ये कहता हूँ कि मैं और शबाना इतने अच्छे दोस्त हैं कि शादी भी दोस्ती का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो आमतौर से गड़बड़ हो जाती है शादी में, लेकिन एक्चुअली बेसिकली हम लोग फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी भी हो गई है। शादी कम रहे, दोस्ती ज़्यादा रहे तो बेहतर रहेगा। जावेद जी, फरहान और जोया आपके बच्चे जो आज के ज़माने की सोच के साथ आज के ज़माने की फिल्में बनाते हैं। आपने फरहान के लिए गाने भी लिखे हैं, तो क्या उनकी और आपकी सोच मिलती है? कोई जनरेशन गैप? देखिए, मैं तो ज़्यादातर इसी उम्र के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, करता हूँ, तो मेरा कोई जनरेशन गैप का प्रॉब्लम नहीं होता। और प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता कि मैं उन्हें कोई नादान भोला बच्चा नहीं समझता हूँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत सी बातें हैं जो मुझसे बेहतर जानते हैं। फरहान जोया हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे वो फराह खान हो, ये जो हैं ये मुझसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि मुझे इनसे हर बात ज़्यादा पता है, ऐसा नहीं है। इन पन्नों में हमने जावेद जी को बहुत करीब से जाना, पर उनको भी कुछ लोग बहुत करीब से जानते हैं। उन पन्नों से रूबरू होंगे बहुत जल्द। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मैंने कहा था कि कुछ लोग बहुत करीब से जावेद जी को जानते हैं। जावेद जी, इंसान जब कामयाब होता है तो उसे अपनी जिंदगी से जोड़ के रखता है कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म। आपको तो सभी सुनते हैं, पर आप किन लोगों की बात सुनते हैं? मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं। सच बात तो ये है कि मैं जिनकी राय को बहुत गौर से सुनता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मानी जाता हूँ, फैसला तो मैं खुद ही करूँगा, लेकिन ये कि उनकी बात मैं ध्यान से सुनूँ। वो चाहे शबाना की हो, चाहे जोया और फरहान की हो, चाहे और भी मेरे कई दोस्त हैं, विनय शुक्ला मेरे दोस्त हैं, उनकी बात मैं ध्यान से सुनूँ। कल को जैसे शंकर है, अगर वो मुझे गाने के बारे में कुछ कहेगा तो मैं ध्यान से सुनूँ। मान ही जाऊँ, ये इसकी गारंटी मैं नहीं लेता आपसे, लेकिन मुझे ये बात ये वज़न पूरा दूंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो समझदार लोग हैं, इन्होंने बात क्यों कही है, इस बात को गौर से। शब्दों के गुरु के सामने मैं निशब्द हूँ। बस सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत 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 शुक्रिया जावेद जी कि आप मेरे पहले मेहमान हैं मेरे इस नए शो पर कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शब्दों में कैसे बयां हो जाती है ना एक छोटी सी जिंदगी, फिर उन्हीं शब्दों में कैसे सिमट जाती है वो लंबी जिंदगी। 92.7 बिग एफएम का ये शो कुछ पन्ने जिंदगी के एक कोशिश है इन सितारों को करीब से जानने की। तो आज की यादगार बातों का ये हसीन पन्ना यहीं तक। अब आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन इस वादे के साथ कि मेरी और आपकी जिंदगी के इस नए पन्ने में और बहुत सारे लेजेंडरी कलाकार शामिल होंगे।
तो अगले हफ्ते कुछ पल अपनी जिंदगी में से जरूर शामिल कीजिए सुनने के लिए कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर।